34 वीक में ही लेबर पेन स्टार्ट हो गया था और मुझे डिलीवरी प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। भगवान पे सब कुछ छोड़ दिया, डॉक्टर पे भरोसा किया और अपने आप को उनके हवाले छोड़ करके मैं बिल्कुल रिलैक्स हो गई कि जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। जैसा जैसा डॉक्टर ने हमें बताया वैसा हम लोगों ने किया। बिल्कुल भी मैंने सेकंड ओपिनियन नहीं लिया था, मुझे बाद में लगा कि लेना चाहिए। शुरू में प्लेसेंटा लो लाइन था जो कि बहुत ज़्यादा रिस्की था और डॉक्टर ने भी यही बोला था रेस्ट करो। हेलो नमस्ते, मैं प्रियंका आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है और बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड है। तो जो भी मैं रील्स शॉर्ट्स वीडियोस अपलोड करती हूँ इंस्टाग्राम पे, जो कि मेरी आईडी है प्रियंका लाइफ स्टाइल 184, वहाँ पर मुझे इतने कमेंट आए थे, इतने अनगिनत कमेंट आए थे। तो मैं सोच रही थी कि वहाँ पर जवाब एक एक देना बहुत टफ है, तो एक वीडियो क्यों ना बना लूँ। तो मैंने सोचा कि आज एक वीडियो बना लेती हूँ जिसमें बहुत सारे जो सवाल हैं उनके जवाब दे सकूं। हालांकि मैंने बहुत सारे लोगों को रिप्लाई किया है, पर्सनल रिप्लाई भी किया है, कमेंट में भी रिप्लाई किया है, बट फिर भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो मैंने सोचा कि चलो सारे कन्फ्यूजन को दूर करते हैं और एक वीडियो बना लेते हैं। तो वो वीडियो है ये जो कि आप लोगों के सामने है। तो पूरा वीडियो देखिएगा और मुझे बहुत सारा प्यार दीजिएगा और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ। मेरी एक बेटी है जो कि 3 साल 9 महीने की है और जब वो 3 साल की हो गई तब मैंने सेकेंड प्रेगनेंसी को प्लान किया। सेकेंड प्रेगनेंसी मेरी कंसीव हुई, उसके बाद कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी मुझे, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस थी। अब बहुत सारी चीज़ों को नहीं बताते हैं, ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं इन शॉर्ट इस वीडियो में बताना चाहती हूँ कि स्टार्टिंग से मुझे प्रॉब्लम्स थी, थोड़ी बहुत थी। डॉक्टर ने मुझे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन टाइप नहीं बोला था, इसलिए मुझे भी नहीं लगा, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बताया कि ठीक है रिलैक्स रहो, प्रेगनेंसी है, कोई बीमारी नहीं है, होता रहता है, सबकी प्रेगनेंसी अलग अलग होती है। किसी की प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन आते हैं, किसी किसी की प्रेगनेंसी बहुत स्मूथ चलती है, सभी की बॉडी एक जैसी नहीं होती है। तो मेरी भी बॉडी सबकी बॉडी की जैसे नहीं है ऑब्वियसली। तो हुआ क्या कि जैसे जैसे समय बीतता गया, मोमेंट स्टार्ट हो गया, तो बेबी का मोमेंट होने लगा मुझे फील, और मेरा जो प्लेसेंटा था वो भी चेंज हो गया, क्योंकि शुरू में मेरा प्लेसेंटा लो लाइन था, जो कि थोड़ा रिस्की होता है। अगर वो लो लाइन लास्ट तक रहता है तो और ज़्यादा रिस्की हो जाती है, बट प्लेसेंटा मेरी लो लाइन थी, बाद में चेंज हो गई। और जब चेंज हुई तो वो मोमेंट हुआ ना, तो 5th मंथ में जो स्कैन होता है उसमें पता चला कि प्लेसेंटा चेंज हो गई है। बट मुझे थोड़ी ब्लीडिंग होती थी, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डरी रहती थी और हल्की फुल्की होती थी, तो मुझे डर नहीं लगता था। और डॉक्टर ने भी मुझे डरने से मना किया था कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि हम लोगों ने सुना है कि प्रेगनेंसी में अगर ब्लीडिंग होती है तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है, अच्छा नहीं होता है, प्रेगनेंसी में खतरा रहता है। तो मुझे भी ऐसा ही डर लगता था, बट ठीक थी, मतलब वो प्रेगनेंसी मेरी इतनी ज़्यादा रिस्की नहीं रही स्टार्टिंग में। बट जैसे जैसे समय बीतता गया, बेबी का जो पोजीशन था वो सेफॉलिक हो गया, यानी कि हेड डाउन पोजीशन में हो गया। और हेड डाउन होने की वजह से ना नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा ज़ोर पड़ने लगा, भार पड़ने लगी थी बेबी का वेट का। हालांकि मेरा पहला वाला जो डिलीवरी हुई है, मतलब मेरी जो बेटी है वो सी सेक्शन के थ्रू हुई है, तो सेकेंड भी मुझे सी सेक्शन से ही होना था। बट थोड़ा मतलब मैं चाहती थी कि थोड़े अच्छे से हो, टाइम ले करके हो, 9 मंथ में हो, बट 8 मंथ से ही ना मुझे लेबर पेन स्टार्ट होने लगा था। और लेबर पेन इसलिए स्टार्ट हो गया कि डॉक्टर ने ऐसा बोला कि तुम्हारा जो प्लेसेंटा है वो एंटीरियर है और जो बेबी का हेड है वो डाउन पोजीशन में है, एकदम नीचे है। और ज़्यादातर बच्चों का ये पोजीशन 8 मंथ में आता है, तुम्हारा 5th मंथ से ही हेड डाउन था और बहुत ज़्यादा ज़ोर लोड पड़ने लगा है। और तुम थोड़ा वॉक भी की हो, वॉक करती हो, और जैसे कि घर के भी काम होते हैं, किचन में कुकिंग वगैरह करना, बहुत लंबे टाइम तक मैं खड़े रह जाती थी, तो जो लोड था ना बेबी का, मतलब बेबी के बॉडी को पूरे लोअर पार्ट में आ गया था, जिसकी वजह से मुझे पेन स्टार्ट हो गया। और वॉक करने के लिए भी डॉक्टर ने ही मुझे बोला था, स्टार्टिंग में बेड रेस्ट बोला था हल्का फुल्का, फिर उन्होंने कहा कि वॉक करो, हाँ जो भी नॉर्मल एक्सरसाइज है वो सब भी करो, तो मैंने वो सारी चीज़ों को किया। तो अब क्या रीज़न हो सकता है, कभी कभी ये सब करने से अच्छा होता है, कभी कभी ये करने से किसी किसी के साथ ऐसा हो जाता है जैसा मेरे साथ हुआ। तो फिर 8 मंथ हुआ ही था, 34 वीक हुई थी, स्टार्ट हुआ था, मुझे एक दिन ही गया था।
तो मुझे पेन हुआ, हल्का पेन हुआ, जैसा कि पीरियड में होता है। पीरियड में हमें कैसा पेन होता है, तो 34 वीक में ही मुझे लेबर पेन जैसा, पीरियड जैसा पेन स्टार्ट हो गया था। जैसा पीरियड में हमें होता है पेन, वैसा होने लगा था। तो जब मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने बोला ये तो अच्छा साइन नहीं है, तुम्हें एक मैं स्कैन लिखती हूँ, वो स्कैन करा करके आओ, फिर हम बताते हैं। तो वो स्कैन जो था ना, वो स्कार थिकनेस चेक करने के लिए किया जाता है। उस स्कैन से ये पता चलता है कि जो आपकी पिछली जो सी सेक्शन के थ्रू हुआ था, वो स्टिचेस जो हैं वो उसकी स्कार की थिकनेस कितनी है। तो जब मैं ये स्कैन कराई उसी दिन रात को, तो हमें तो नहीं समझ में आता है, ये 2.5 mm में था, 2.8 था आई थिंक। तो डॉक्टर को मैंने यूट्यूब पे चेक किया उस रात, तो कुछ लोगों ने अच्छा भी बोला था, कुछ लोगों ने बताया था कि नहीं डिलीवरी हो जाती है। मतलब इसमें एक्चुअली ये इसलिए भी चेक किया था कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी या नहीं होगी। अगर पेन आ रहा है तो नॉर्मल के लिए ट्राई किया जाए या नहीं किया जाए, इसके लिए भी होता है। और दूसरा है कि इस जो भी आपकी प्रेगनेंसी चल रही है उसको कितना लंबा और ले जाया जा सकता है। लाइक 34 वीक चल रहा है, 35 तक जा पाएगा, 36 तक जा पाएगा या नहीं, इसके लिए भी वो थिकनेस को चेक किया जाता है। तो मेरी 2.89 में ही है। मैं एक्चुअली भूल रही हूँ, मैं दिखाऊंगी आप लोगों के साथ, उसको भी शेयर करूँगी। तो उसमें ऐसा था कि डॉक्टर ने, जब सुबह हम लोग डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा कि ये बहुत ही ज़्यादा कम है और आपको फुल बेड रेस्ट करना है, एकदम उठना नहीं है। और पेन अगर आता है तो उसको वेयर भी नहीं करना है। आपको पेन आता है तो सहना नहीं है, आपको नेक्स्ट डे ही आ जाना है, उसी टाइम आ जाना, तत्काल आ जाना। अगर आपको रात में भी पेन होता है तो रात में आइए, जिस भी टाइम पेन होता है पेन को सहना नहीं है। क्योंकि जो स्कार की थिकनेस है ना वो बहुत कम है, और नीचे से जो कहते हैं ना लेयर वाइज लेयर कटता है हमारा सी सेक्शन में, तो जो 7 लेयर्स होते हैं ना नीचे से ओपन होने लगेगा और आपको पता नहीं चलेगा, ऊपर से नहीं पता चलेगा, अंदर अंदर वो ओपन होगा और जो भी आपके प्लेसेंटा है वो सेपरेट होने लगेगा, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे और बेबी को भी खतरा रहेगा। तो अब पता चलता नहीं और वो सडनली हार्ट बीट वगैरह मूवमेंट वगैरह रुक जाता है। तो बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने समझाया, हमें बताया, और उन्होंने ये भी बोला कि अगर आपको पेन के साथ मूवमेंट भी फील नहीं होता है तब तो सडन आना है, तुरंत आना, बिना किसी डिले का। तो हम आए उस दिन रात को, बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा डर गए थे। तो हमने मेरी मम्मी आ चुकी हैं, मतलब आ चुकी थी उस टाइम पे। तो घर आकर के हमने बोला तो मम्मी ने कहा कि तुम बेड रेस्ट करो, अभी 8वां महीना चल रहा है, 8वां महीना बहुत रिस्की होता है, 8वें में बच्चा नहीं होना चाहिए, कम से कम 9वां लग जाए। मतलब अभी मेरा 9वां टच भी नहीं हुआ था, तो 8वें में ही वो मतलब पेन स्टार्ट हो गया था। तो जैसे उस समय तो पेन नहीं हुआ क्योंकि दवा भी दिया था और उन्होंने एक इंजेक्शन भी हमें लगा दिया था, जिससे कि लंग्स की डेवलपमेंट हो सके, अगर हमें डिलीवरी करानी पड़े तो लंग्स डेवलप रहे। तो एक डोज लगा था और एक डोज नेक्स्ट डे लगना होता है 24 आवर्स के बाद। तो डॉक्टर ने हमें वो इंजेक्शन लगा करके थोड़ी देर के लिए बोला कि रेस्ट करो। कभी कभी क्या होता है ना, शुगर बीपी उपी हाई हो जाता है, इसके लिए। तो हम लोग उसको लगवा करके घर आए, सब कुछ नॉर्मल था। रात में अचानक से मुझे हल्का हल्का पेन हुआ, बट वैसा पेन नहीं हो रहा था जैसे पहले हो रहा था, थोड़ा थोड़ा सा अलग तरीके का पेन होने लगा। तो मैंने मेरी मम्मी को बोला, तो मेरी मम्मी ने बोला कि ठीक है, थोड़े बहुत खिंचाव वाले पेन होंगे, बट अगर पीरियड जैसा पेन जैसे कल हो रहा था वैसे होगा तो बताना। तो कुछ नहीं हुआ, उस रात मुझे थोड़ा भी पेन वगैरह नहीं आया। क्या हुआ, मोमेंट भी मैं चेक करी थी, मोमेंट प्रॉपर हो रहा था, मुझे पता चल रहा था, फील हो रहा था। तो मैं रेस्ट कर रही थी और जैसे ना मॉर्निंग में सुबह हुआ तो मैं टॉयलेट के लिए उठी। उस रात मेरे को नींद ही नहीं आई पूरी रात, तो टेंशन में नींद नहीं आई या फिर क्या था कुछ नहीं समझ सकते हैं, कुछ बता भी नहीं पा रहे हैं कि उस रात मुझे नींद नहीं आई थी। तो मम्मी से मैं बोल रही थी कि अगर मेरी डिलीवरी इतनी जल्दी हो जाती है तो कुछ सामान पैक कर लेते हैं हॉस्पिटल ले जाने के लिए। तो मम्मी ने कुछ उसी समय जो भी उनको याद आया रख लिया। हालांकि डॉक्टर ने बोला था कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सब हॉस्पिटल से ही मिलेगा, बट मम्मी लोग ने मेरी मम्मी ने ऐसा किया कि थोड़ा थोड़ा पैक कर लिया था। तो सुबह में जब मैं वॉशरूम गई ना तो मुझे पतली वाली पॉटी आने लगी, एकदम पतली वाली। फिर मैंने सोचा कि ये क्यों हो गया अचानक से। तो ये पतली वाली पोटी ना मुझे 2 दिन पहले भी आई थी, तो फिर मैंने सोचा कि ऐसा क्यों हो गया अचानक। फिर हल्का हल्का ना मुझे वैसा, टॉयलेट ही कर रहे थे तब तक मुझे वो फील होने लगा पीरियड में जैसा पेन, कि जैसे लग रहा है कुछ हो रहा है या ब्लीडिंग हो रही है या कुछ हो रहा है। मैं बार बार जा रही थी और मैंने पैंटी वगैरह चेंज किया अपना, फिर मैं लेटी तो मुझे दर्द ना वो स्टार्ट हो गया, हल्का हल्का सा ही शुरू हुआ था। तो गर्म पानी पिया और मैंने अपने डॉक्टर को मैसेज डाला, उन्होंने कहा इमीडिएटली हॉस्पिटल आओ,
क्योंकि बिल्कुल भी रेस्ट मतलब हम चेक करके ही कुछ भी करने को बोलेंगे। तो हमने कहा कि उन्होंने ये भी बोल दिया कुछ भी खाना नहीं है, कुछ भी पीना नहीं है, आप जैसे हो बस वैसे ही आ जाओ। तो सुबह सुबह का 5:30 हो रहा था, 5 या 5:15 हो रहा था। तो 5:30 तक हम लोग रेडी हो गए और जो भी मम्मी ने रात में बैग वगैरह में रख लिया था सामान, मतलब जो भी मतलब पैक कर दिया था, वो सारी चीज़ों को मैंने गाड़ी में रखी और मेरे हस्बैंड ने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिए और जो भी ID प्रूफ्स वगैरह होते हैं वो सारी चीज़ों को रखा और हम सुबह निकल लिए। 6 बजे हम हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। सुबह सुबह इमरजेंसी ड्यूटी में जो भी डॉक्टर थी वहाँ पर जा कर के अपना NST वगैरह करवाते हैं और कॉन्ट्रैक्शन वगैरह चेक करते हैं। NST में ना जनरली वो एक बेल्ट जैसा पेट पे लगा देते हैं और एक मशीन होता है मॉनिटर करने के लिए और एक हाथ में एक कोई रिमोट टाइप का देते हैं। बोलते हैं कि जब आपको मोमेंट होगा, फील होगा, तो आपको उसको एक दबा देना है, ऐसे दबा देना है, पुश कर देना है। तो वो सब हुआ तो उससे ये पता चलता है मोमेंट आपका कैसा है, मतलब हार्ट बीट वगैरह बच्चे की कैसी है। तो ये सब हो रहा था। बीच बीच में ना मुझे ऐसा लग रहा था मोमेंट हो नहीं रहा है, बट वहाँ ना मॉनिटर होता रहता है, आप नहीं भी पुश करोगे ना फिर भी वो मॉनिटर हो करके निकलती है, उसको NST वही बोलते हैं। फिर थोड़ी देर बाद ना डॉक्टर आई तो वो मेरा कॉन्ट्रैक्शंस कैसे हैं, मतलब जो पेन हो रहा था वो कितना बढ़ रहा है और कितना है, वो सब चेक करने के लिए डॉक्टर ने मुझे वो लगाया वैसा ही सेम। डॉक्टर ने बोला कॉन्ट्रैक्शन तो बढ़ रहे हैं और मे बी डिलीवरी करनी पड़ सकती है आज ही। तो फिर फटाफट डिलीवरी की तैयारी हो गई और हालांकि वो लोग चाह रहे थे कि कुछ दिन रोक लें, मतलब हॉस्पिटलाइज करके रोक लें या बेड रेस्ट करके रोक दें या कोई दवा देकर रोक लें, क्योंकि मेरी एक जो वो डोज थी ना लंग्स वाली, वो एक बची हुई थी, तो वो फटाफट पहले उन्होंने वो दिया और फिर उसकी तैयारी शुरू की। 7 बजे से लगभग मुझे दूसरे रूम में ले जा कर के चेंज वेंज किए, OT के लिए तैयार करने लगे, नेल्स वगैरह रिमूव किया, ज्वेलरी निकाला, कपड़े वगैरह बदले, तो 8 बज गया। उसके बाद एनेस्थीसिया वाले आए, कुछ अपना सब जो भी काम था इतना फटाफट हुआ। 8:20 तक मेरी डिलीवरी हो गई थी, मतलब इतना फास्टली सब काम किया गया। क्या इमरजेंसी थी हमें नहीं पता, बस डॉक्टर ने हमें ये बताया कि जो भी आपकी स्कार थिकनेस थी वो बहुत ही ज़्यादा पतली थी और कम होने की वजह से सेपरेट हो सकता था प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा सेपरेट होता तो बच्चा और प्लेसेंटा जब अलग अलग हो जाते तो फिर बच्चे को कुछ भी हो सकता था, हम लोग नहीं बचा पाते। बच्चे को बाहर निकाल करके हम उसको अच्छे से सेव कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने ये डिसीज़न लिया। उन्होंने ये भी कहा कि इतने टाइम का जो मेहनत है वो ख़राब हो जाएगा, आपका डिलीवरी करना पड़ेगा। हम लोगों ने भी करवा लिया, हमने सेकेंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन कहीं कुछ नहीं लिया, आंख बंद किया और भगवान पे भरोसा किया और डॉक्टर के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया कि जो सेकेंड ओपिनियन लेना, लेकिन दिमाग में ही नहीं आया, मतलब लेना चाहिए था बट दिमाग में ही नहीं आया। बाद में हम लोगों ने सोचा कि एक ओपिनियन लेना चाहिए था, दूसरा भी मतलब किसी और डॉक्टर के पास जाकर, बट नहीं हो पाया, दिमाग नहीं काम करता है और जो होता है अच्छे के लिए होता है। मे बी वो डॉक्टर भी वही बोलते और फिर थोड़ा टाइम लग जाता और हम बिल्कुल डिले नहीं करना चाहते थे किसी भी चीज़ के लिए, इतना डरे हुए थे। तो फिर 34 वीक में हमारी जो डिलीवरी होती है उस समय बेबी का वेट 2.5 kg था। डॉक्टर ने यही सोच करके डिलीवर किया था कि बेबी तो 2.5 kg है और जनरली 37 वीक के बाद भी ना बच्चे 2.5 kg के ही होते हैं और जनरल नॉर्मल डिलीवरी लोग कराते हैं 2.5 kg का होता है बच्चा और फुल टर्म डिलीवरी होती है। और उनको ये सब बिल्कुल नहीं पता था कि कोई प्रॉब्लम आएगी और उसे NICU में रखना पड़ेगा। तो बेबी को ऑक्सीजन के लिए NICU में 1 दिन के लिए रखना था, ऑब्जर्वेशन में रखे और कुछ टाइम के लिए रखे और धीरे धीरे करते करते बहुत सारे रिपोर्ट आने लगे जो कि अच्छे नहीं थे, जिसकी वजह से हमें NICU में लगभग 18 दिन तक रहना पड़ा था। 17 दिन तक NICU में था और 1 दिन वार्ड में शिफ्ट करके दिया और 18 दिन बाद डिस्चार्ज हुए। तो इतनी सारी जो बातें थी बहुत मैंने शॉर्ट में बताई है और बहुत सारी चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करूँगी धीरे धीरे एक एक वीडियो बना करके। तो अगर आप लोगों भी प्रॉब्लम है और डॉक्टर आपके भी कुछ कहते हैं तो आप डॉक्टर की बात मानिए, क्योंकि डॉक्टर हमारे लिए ही सोचेगा। कहीं कहीं लोग कहते हैं कि डॉक्टर अपने फ़ायदे के लिए करता है, बट नहीं, मुझे नहीं लगता है। डॉक्टर का क्या फ़ायदा है किसी को परेशान करने में, डॉक्टर वही करेगा जो हमारे लिए अच्छा हो, क्योंकि वो रिपोर्ट देख करके ही बताते हैं जो भी होना होता है। बाद में तो हमें भी लग रहा था कि डिलीवरी मैंने जल्दी करवा ली, डॉक्टर को रोक लेना चाहिए था, डॉक्टर कुछ टाइम और हमें दवा दे करके रोक सकते थे, बट नहीं, कंडीशन ऐसी नहीं थी। तो लगता है हमें, लेकिन वो होता है एक्चुअली वही है जो होना होता है।
भगवान की जो मर्जी थी वो हुआ। डॉक्टर ने तो रिपोर्ट देख करके चीज़ों को हमारी बॉडी देखकर, हमारा रिपोर्ट देख करके उन्होंने डिसीजन लिया था, और हो सकता है वो डिसीजन अच्छा था। डिले करते या हम लोग डिले करते, कुछ भी हो सकता था। इसके लिए सबसे ज़्यादा भगवान को थैंक यू, उन डॉक्टर को, और वो मेरा हॉस्पिटल जो है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सभी को भी धन्यवाद देती हूँ, इंस्टाग्राम फैमिली जो मुझे इतना सपोर्ट की, इतना प्यार दिया इंस्टाग्राम पे। तो इंस्टाग्राम की आईडी ये है, और अगर आप यूट्यूब पे मुझे देख रहे हैं तो यूट्यूब की आईडी ये है, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। जिसको भी ये प्रॉब्लम होती है, जो भी मम्मी बन रही होंगी या फिर जो मम्मी बन रही होंगी जिनके बच्चे जल्दी डिलीवर हो रहे होंगे, NICU में होंगे, वो बहुत ज़्यादा परेशान होंगी, तो उनको कुछ हिम्मत मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।